नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम एक धुरंधर परिवर्तन की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एक नैरेटिव बनाने के लिए बिना तथ्यों की बात किए हुए किस्से कहानियां गढ़ के और एक पूरा का पूरा तंत्र जो अधिकतर, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, यह तो वामपंथी तंत्र है, यह उनके साथियों का तंत्र है। उनके साथियों का तंत्र लगातार ये करता रहता है कि 10-12 साल में सब कुछ देश बर्बाद हो गया। बर्बाद मतलब मोटी मोटी बातें देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ भारत ने अचीव किया है कि 4 दिन के अंदर उनके कितने के सारे जो है वो एयर सुपेरियोरिटी हो गई थी भारत की पाकिस्तान के एयर स्पेस पे, और उनके 10 से अधिक जो है वो सैन्य अड्डे और हवाई अड्डे उनके उड़ा दिए गए, वहाँ से कुछ उड़ नहीं पाए। और उसमें पाकिस्तान के साथ साथ कुछ अमेरिका ने जो हथियार छुपा रखे थे, ऐसा कहा जाता है, मतलब कि उनका भी बड़ा नुकसान हुआ। तो ट्रम्प साहब के भारत पे नाराज होने के कई विभिन्न कारण है। एक तो उनकी नीति है, उनके काम करने का तरीका, उनके उथल पुथल करने की जो आदत है वो है। दूसरा ये भी था कि देखो भारत ने ऐसा कर दिया, उनको नुकसान हो गया, क्योंकि तो कोई जानता नहीं था। यह माना जा रहा था नूर खान बेस पे अमेरिका के हथियार थे, उसमें अणु परमाणु बम भी थे, उसमें कितना नुकसान हुआ उसको भारत तो बात ही नहीं कर रहा। भारत को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ था। उन्होंने तो पाकिस्तानी निशाने ढूंढ के जो बदमाशी कर रहे थे उन पर अगली किया था। भाई अंदर क्या था, क्या क्या गोरख धंधा चल रहा था, वो भारत को क्या पता। तो भारत ने तो इस बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन दुबे छुपे पाकिस्तानी अखबारों की तरफ से आई है। लेकिन भारत का जो एक विशेष तंत्र है जो कहता है कि हमें देशभक्त, हमें देशद्रोही मत को, ये तबका ऐसा है कि वो देशद्रोही को कहते हैं, उनको सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है, या कि वो देशद्रोही कहने की जो है ना, वो कविता गाने की, डफली बजाने की उनको आदत है। तो जो लोग ये मानने को तैयार नहीं है, जो दुनिया मानने को तैयार है कि 4 दिन में, और वो तो कहते तो युद्ध बंद, पहले तो कहा कि युद्ध बंद क्यों कर दिया, और एक नरेंद्र सरेंडर वगैरह उस तरह की ऊटपटांग बातें हैं। तो उनके सहयोगी कहते हैं कि हमें आप जो है वो देशद्रोही कैसे कर सकते हो। अरे भाई, देशद्रोही आप हैं कि नहीं है ये तो दुनिया तय करेगी। लोग बोलने को 50 तक बातें बोल देंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नहीं हैं। लेकिन आप अगर ऑपरेशन सिंदूर को यूँ बता रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया, और कोई एविडेंस नहीं है कि प्लेन गिर गए भारत के, किसी ने अफवाह उड़ा दी और भारत के नेता तुरंत तैयार होकर के उस अफवाहों के ऊपर अपनी जो है ना प्रश्न लेकर के दागने लगेंगे, और टेलीविजन स्टूडियो में इस तरह का एक छद्म युद्ध होने लगेगा। लेकिन अब भारत ने जो भी कुछ किया है, पिछले सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में ये बात होगी, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हम बात कर सकते हैं, और इंटरनल जो सिक्योरिटी की बात है, जैसे कि ऊपर का नक्शा लगा हुआ है। अब ये कोई घड़ी हुई बात नहीं, कितने सारे बम विस्फोट हुए, मतलब कोई महीना नहीं जाता था जबकि पाकिस्तान के लोग कहीं बम, कभी बस में बम विस्फोट हो रहा है, किसी बाजार में बम विस्फोट हो रहा है, किसी मंदिर के पास बम विस्फोट हो रहा है, कभी किसी ट्रेन में हो रहा है। तो ये एक लंबा सिलसिला जो है वो 2004 से 14 तक चलता रहा है, पूरा चित्र है। उस चित्र के अंदर हम देखें तो ये हम समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। मतलब कितने बड़े बड़े लगातार इंसिडेंट होते चले गए हैं। भाई हम जयपुर में बैठे हैं तो 13 मई को जयपुर में जो है ना वो भी इस तरह का जो हादसा हुआ था, उसके अंदर कितनी भारी कैजुअलिटी, कितनी जगह बम विस्फोट हुआ था। 71 लोग मारे गए थे, आप देखिए 71 लोग मारे गए थे। और 2008 में तो हुआ था 171 लोग बम्बई में मारे गए। फिर मालेगांव के 2006 में, अहमदाबाद में 2008 में 56। तो एक लंबा सिलसिला चलता रहा है। और वो अब उसके अंदर अगर मोटी मोटी हम बात करें, उसको समझने का प्रयास करें कि भाई ये जो इस तरह की परिस्थितियां थी जिन्होंने भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल पैदा कर रखी थी, तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। अब उसमें क्या है कि धुरंधर फिल्म जो आई है ना, इस धुरंधर फिल्म ने कई सारी चीज़ों के मायने, अर्थ और ऐसी सूचनाएं सामने ला के रखती हैं। तो धुरंधर एक उदाहरण बन गया है कि ये धुरंधर परिवर्तन हो गया है। यानी कि धुरंधर फिल्म जो है, और जिस तरह से वो दर्शकों को खींच के लाई है,
धुरंधर 2 भी जो है वो 2000 के आसपास पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है, और कुल मिला के तो 3000 के आसपास उससे ऊपर चली गई है, जैसे कि कोई हिंदी फिल्म नहीं बनी। और ये मतलब मुख्य बात ये है कि बम्बई फिल्म निर्माण के जो दादा लोग हैं उन्होंने नहीं बनाई है, क्योंकि उनका तो ये नैरेटिव ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान को हमेशा सॉफ्ट पैडल करते आए हैं, अमन की आशा के ढोल मजीरे बजाते बजाते बूढ़े हो चुके हैं अधिकतर। तो ये एक बड़ा है कि पहले वनरेबल एक सॉफ्ट स्टेट था कि जिसमें पाकिस्तानी या कोई भी कहीं से भी घुस जाएगा, वो बम ब्लास्ट कर देगा, और आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां तो हिंदू टेरर ढूंढने में लगी हुई थी। भैया 2004 उसके बीच में कहते हैं हमें आप देशद्रोही मत बताओ। भाई हिंदू टेरर की थ्योरी कौन बना रहा था, किस लिए बना रहा था, समझौता ब्लास्ट के लोगों को क्यों छोड़ दिया गया, कहाँ वो गायब हो गए, और तो ये इतने सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो अब कम से कम उसके अंदर उस तरह की तो कोई इस तरह की घटनाएं तो हो नहीं रही हैं, तो उनको तो मानना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा हो गया है। अब स्टैटिस्टिकल उसमें बात करें 2004 से लेकर 2014 तक की, तो लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म था माओवादियों का, उसमें करीब 5860 लोगों की जो है ना वो जाने गई थी 2004 से लेकर के 2014 के बीच में। और इस समय 2015 और 20 में कोई भी इसी तरह की समस्या, आतंकवादियों से भरी हुई समस्या, इस तरह के उपद्रवियों से समस्या रातों रात पूरा का पूरा उसे जीरो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहां से सब्सटेंशियल रिडक्शन होके अब जो है वो 1100 से भी कम स्तर पे आ चुकी हैं। और डिस्ट्रिक्ट कितने थे, अब तो सारे डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हो गए 30 मार्च तक। तो लेकिन पहले 126 डिस्ट्रिक्ट थे। एक रेड कॉरिडोर था जो कि नेपाल से चलता था, केरल तक पहुंचता था, और उसमें बहुत सारी चीजें होती थी। और हमारा एक कोई जानकारी, कोई सूचना मिलती थी कि एक माओवादी भी था, उससे भी वो अब नहीं रहे, उनसे भी कई सारी सूचना मिली हैं जिसको बाद में बताएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है वो हाईली कंटेंजेशन थी, वो रिड्यूस हो गई है 73% के तरफ, क्योंकि वहाँ लगातार ड्रग मनी के कारण और बहुत सारे और जो एक्सटर्नल फोर्सेज है उनके कारण और कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। और मणिपुर का तो एक अलग से वहाँ पे ऐसा क्यों है, ये श्रीमान एल्विन वैरियर कौन थे, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल लाल जी नेहरू के बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। उनकी बात सुनी जाती थी और सेना के जनरलों की बात नहीं सुनी जाती थी। एक जमाना है कि जबकि लोहिया साहब जो है वहाँ पे जाना चाहते थे मणिपुर, उनको रोक दिया गया। वैरियर साहब ने यह कहा था कि वहाँ पे जैसे भी ये जो आदिवासी लोग हैं ना, उनको उसी हिस्से में ऐसे ही रखेंगे, एक अजायब कर देंगे, बना देंगे, कोई नया जो है वो नहीं लाएंगे। लेकिन उसमें ये किया हुआ कि वहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन, उस क्षेत्र का जो उसका भयंकर किस्म का रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था और ये रहा है, और हम सामने इसको देखते ही रहते हैं। तो इतनी बड़ी जो परिवर्तन है, और उस परिवर्तन में अब कश्मीर की बात ले लीजिए, मतलब 2004 से 5 तक यहाँ के पूरे परिवार के लोगों का ये काम था कि भाई बच्चों को बोले कि वो पत्थर मारेंगे, पत्थर ढूंढ करके ट्रकों में लाए जाते थे, बेचे जाते थे। अगर आप फौज पे पत्थर मारोगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, पुलिस पे मारोगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। मतलब इस तरह की पूरी एक पाकिस्तान के द्वारा निर्देशित, लेकिन वहाँ के लोगों का भी इसके अंदर कोई वो नहीं था। और पहलगाम की घटना है तो वहाँ पे तो सीधी सी बात है कि वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और सब पूछते क्या हुआ, कहाँ हुआ, उसमें अधिकतर तो न्यूट्रलाइज हो गए हैं और कुछ पाकिस्तान भाग गए। अब इस तरह का टेरर ऐसा है। तो ये एक मुख्य परिस्थितियां हैं कि किन परिस्थितियों में होकर के हम गुजर रहे हैं, कहाँ हम आ गए हैं, कहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो इतनी बड़ी ये जो एक परिवर्तन है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी नागालैंड है, मणिपुर है, आसाम में, उसमें लगातार कुछ न कुछ होता रहता था। और इसमें स्टूल पेल्टिंग की जो करीब पहले 2004 से उसमें करीब 2000 तक घटनाएं साल में, 1200 से 2000 तक घटनाएं हो सकती थी। आप देखिए कि मतलब महीने में 150 से अधिक हो रही है, तो कितनी घटनाएं हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये ही एक मुख्य बात है। और वो अगस्त 2019 को जो परिवर्तन आया और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं।
लेकिन कुछ और कुछ वहाँ पे झंझट अभी भी चालू है, जिसके अंदर उसको ठीक करने में लगेगी एक समय उसमें लगने वाला है। तो एक सॉफ्ट स्टेट की जो एक भारत के बारे में समझा जाता था कि एक सॉफ्ट स्टेट है, इसमें कभी भी कोई कुछ हो सकता है, उससे एक सिग्निफिकेंटली फोर्ट्रेस बना नहीं है, बनाने की तैयारी है। देखिए पूरी तरह से फोर्ट्रेस तो अमेरिका के पास सारे के सारे साधन हैं, लेकिन उसके बाद में भी फिर जो 9/11 होना था तो हो ही गया ना। तो वो इस तरह की पूरी तो नहीं बन सकती है, लेकिन एक निश्चय ही पहले से एक अमूलचूल एक धुरंधर किस्म का परिवर्तन इस क्षेत्र में हो चुका है, जो कि ठीक है कि जो डफली बजाने वाले हैं और लगातार विरोध का एक जाप करने वाले लोग हैं, रवीश कुमार हैं, उनके साथी हैं, उनके प्रशंसक हैं, तो उनका तो वो नैरेटिव चलता ही रहेगा। अब इसमें मुख्य बात यह है कि जब बंबई में वो घटना हो रही थी तो 10 जो है ना घंटे तक कोई ट्रांसपोर्ट, कोई ऑर्गेनाइज ही नहीं था कि इस तरह का रैपिड कोई मूवमेंट हो सके इस तरह की क्राइसिस की सिचुएशन में। और इसी तरह से तो हुआ था कि वो जो प्लेन का हाईजैक हुआ था काठमांडू से IC-814 का, उसको क्यों नहीं रोक पाए अमृतसर में, क्योंकि कोई तैयारी ही नहीं थी और इसका मिसमैच था और कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई एबल लीडरशिप नहीं थी अमृतसर में, क्योंकि सारे के सारे तो उन लोगों को जो तंत्र बना रखा है उसमें कोई निर्णय लेने की जो उनको आज़ादी नहीं थी। तो जब डिसीजन मेकिंग कहीं और शिफ्ट हो जाता है तो जो घटना स्थल है वहाँ तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये धुरंधर परिवर्तन के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।